आज हम लोग वर्ग 15 के तत्व में जो कि हम लोग नाइट्रोजन के यौगिक पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अभी तक पढ़ चुका है नाइट्रोजन के यौगिक में डाई नाइट्रोजन, अमोनिया और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन के ऑक्सो अम्ल, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है नाइट्रिक अम्ल। उसका डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे ऑक्सो अम्ल के पहले नाम देख लेते हैं। H2N2O2, H2N2O2, इसमें N का तुमको ऑक्सीकरण अवस्था कितना हो गया? +1। इसमें N का ऑक्सीकरण अवस्था होता है +1। इसको कहते हैं हम लोग हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल +1 में है। नाइट्रस अम्ल जो होता है तुमको HNO2 का क्या होगा नाम? नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है। इसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था N की होगी +3, जो निकाल सकते हैं H का 1, X और -4। और इसमें सबसे जो तुमको ज़्यादा प्रचलित है वो है नाइट्रिक अम्ल, जो कि +5 ऑक्सीकरण अवस्था में होगा। ये है तुमको नाइट्रिक अम्ल। तो हम लोग नाइट्रिक अम्ल के बारे में इस लेक्चर में पूरा पढ़ाई करेंगे, और तुमको बोर्ड वगैरह एग्जाम में भी तुमको ये पूछा जा सकता है, जो पूछा जाता है अक्सर। तो हम लोग देखेंगे इसमें आज डिटेल में नाइट्रिक अम्ल के बारे में। तो नाइट्रिक अम्ल तुम्हारा जो है, इसका हेडिंग दे देते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल हो गया तुमको HNO3। तो इसका जहाँ तक कि लुईस बिंदु संरचना की बात है, लुईस बिंदु संरचना में N हो गया, तो जब तक अम्ल है तो तुमको जाहिर है कि OH बॉन्ड होगा ही, यहाँ पर O और H का बॉन्ड होगा। और यहाँ पर जो है N के साथ यहाँ डबल बॉन्ड O बनेगा। तो इसके पास देखो N का 2 इलेक्ट्रॉन इधर लग गया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 3 इलेक्ट्रॉन में, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन अब 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है इसके पास। तो 2 4 2 6 और 2 इलेक्ट्रॉन के पास 8 ऐसे पुट गया। तो इसके पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा इसको O के साथ। मतलब इस O के 6 इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे इसके पास, अभी भी रहेंगे। और N का इसके पास लोन पेयर अब नहीं रहेगा। और यहाँ पर कितना होगा, इस O के पास 2 लोन पेयर रहेंगे, 2 लोन पेयर रहेंगे। और इस O का भी 2 रहेगा अपना, जो कि OH के साथ जो कि तुम्हारा है। तो इस O का भी 2 लोन पेयर अपने पास होगा, और N का अपना लोन पेयर इसके पास नहीं होगा। तो ये तुम्हारा इसकी लुईस बिंदु संरचना होगा HNO3 की। अब तुमको इसके बनाने की विधि है। तो इसको जो औद्योगिक स्तर पर इसको हम लोग बनाते हैं विरचन में। औद्योगिक स्तर पर इसको कौन से बनाते हैं हम लोग? नाइट्रिक अम्ल का जो उत्पादन है औद्योगिक स्तर पर हम लोग करते हैं अमोनिया जो तुमको बनाया गया उसके ओस्वाल्ड विधि जिसको कहते हैं। एक तुमको सामान्य विधि है विरचन। विरचन में तुमको पहला नंबर कह सकते हैं NaNO3 या KNO3 की प्रतिक्रिया H2SO4 से कराकर नाइट्रिक अम्ल बनाया जा सकता है। नाइट्रिक अम्ल प्रयोगशाला में बनाया जाता है, प्रयोगशाला में बनाया जाता है। तो इसका जो प्रतिक्रिया है तुमको हो जाएगा NaNO3 + H2SO4। तो ये हो गया तुमको Na2SO4 + HNO3 या KNO3 के साथ भी इसका प्रतिक्रिया कराओगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा। तो ये तुमको कर सकते, ग्लास रिटोर्ट में इसको कराया जाता है। ग्लास का जो बर्तन बनाता है रिटोर्ट, उसमें ये प्रतिक्रिया को संपन्न कराया जाता है। जहाँ तक कि नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक विधि है, तुमको नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन की जो सबसे प्रमुख विधि है, जिसको हम लोग कहते हैं औद्योगिक विधि, जो कि तुमको है ओस्वाल्ड विधि। तो जो तुमको ज़्यादा प्रचलित विधि है औद्योगिक उत्पादन का, जिसको हम लोग औद्योगिक स्तर पर जिससे बनाया जाता है, उस विधि का नाम हो गया ओस्वाल्ड विधि। तो ओस्वाल्ड विधि में अमोनिया को ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया 500 डिग्री सेल्सियस ताप, 500 केल्विन ताप करीब, और 300 वायुमंडलीय दाब में करीब जब प्रतिक्रिया कराएंगे तो उसके साथ क्या बनता है? NO बनता है। देखो इसकी जो प्रतिक्रिया है पहले लिखते हैं हम लोग। नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन ओस्वाल्ड विधि, ओस्टवाल्ड
विधि, तो ये तुमको है ओस्टवाल्ड विधि, नाइट्रिक अणु का औद्योगिक उत्पादन का। अमोनिया गैस को ऑक्सीजन में तुमको प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया गैस को ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे। तुमको ये हो गया 400 केल्विन, तुमको 500 केल्विन कह सकते हो, और 300 वायुमंडलीय दाब करीब करीब दे दीजिए, 300 वायुमंडलीय दाब, और प्लेटिनम की उपस्थिति में क्या बनेगा यहाँ पर, NO बनेगा और H2O बनेगा। और इस NO जो बना नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका नाम हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। जो भी अपना लिखना चाहोगे, मैं वर्ड बोल रहा हूँ, तुम अपना कॉपी में लिख सकते हो, नोट कर सकते हो उसको। NO जो नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना, इसको जब ऑक्सीकृत करेंगे फिर ऑक्सीजन जो तुम्हारा है, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा, NO2 बन जाएगा। और इस NO2 को जब हम लोग जल में डालेंगे, इस NO2 को जब हम लोग जल में डालेंगे तो इससे बन जाएगा, ये तुमको NO2 जो है तुमको +4 ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो ये तुमको असमानुपातन अभिक्रिया करेगा, जिसमें कि +5 में चला जाएगा और +2 में भी ये ऑक्सीकृत और अभिक्रित दोनों हो जाएगा। और इस तरह से क्या होगा, ये जो NO बना इसको पुनः क्या कर देंगे, रिसाइकिल कर देंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा तुमको, तो इसको जैसे भाषा में इसमें लिखना चाहोगे, जो मैं बोल रहा हूँ इसको लिख सकते हो अपने एग्जाम में, जैसे तुम नोट्स बनाना चाहोगे। अमोनिया को प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करने पर के लिए जबकि तुमको 300 वायुमंडलीय दाब और 500 केल्विन ताप पर लगभग जब गर्म किया जाता है, तो वह ऑक्सीकृत होकर के NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को पुनः ऑक्सीकृत NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कर लेता है, उसे जल से प्रतिक्रिया कराने पर HNO3 प्राप्त होता है। और जो प्राप्त NO होता है उसे पुनः क्या कर सकते हैं हम लोग, पुनः रिसाइकिल करके उसको रिसाइकिल करके डाल दिया जाता है, जिससे कि पुनः बार बार ये प्रतिक्रिया दोहराई जा सके। ये तुम्हारा हो गया इसका औद्योगिक उत्पादन के मुख्य रिएक्शंस हो गए। तो इस रिएक्शन को याद रखोगे, NH3 + O2 से बन गया NO + H2O, NO + O2 से NO2, NO2 + वाटर से क्या बन गया, HNO3 + NO, और फिर ये NO बन गया, NO + O2 से NO2 बन जाएगा। यहाँ पर इसमें रिसाइकिल कर दो इस NO को फिर पुनः यहाँ से दे करके NO + O2 से ये प्रतिक्रिया कर लेगा। इस प्रकार से क्या होगा, ये प्रतिक्रिया जारी रहेगी। तो ये तुम्हारा हो गया नाइट्रिक अम्ल का। अब देखते हैं नाइट्रिक अम्ल के गुण देखते हैं। नाइट्रिक अम्ल तुमको रंगहीन द्रव है, और इसका जो है तुमको 68% तक इसको तुमको क्या कर सकते हो, इसका जो है तुमको प्रभाजी आसवन विधि से 68% तक जो नाइट्रिक एसिड का सांद्रता हम लोग कर सकते हैं। उससे ज़्यादा सांद्रण करना है तो उसमें तुमको H2SO4 की उपस्थिति में उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें जल का अवशोषण करना होगा। तो इसका लिखते हैं, गुण लिख लेते हैं। नाइट्रिक अम्ल रंगहीन द्रव है, नाइट्रिक अम्ल रंगहीन द्रव है। 68% सांद्र HNO3 तुमको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रभाजी आसवन विधि द्वारा प्राप्त होता है। निर्जलन के द्वारा H2SO4 से निर्जलन के द्वारा H2SO4 से निर्जलन के द्वारा 98% सांद्र HNO3 प्राप्त किया जा सकता है। HNO3 प्राप्त किया जा सकता है, इसको किया जा सकता है। ये तुम्हारा हो गया, इसका गुण। और तुम्हारा इसमें क्या है, अम्लीय गुण है। तो अम्लीय गुण है तो क्या हो गया, HNO3 का अम्लीय गुण जैसे है, तो HNO3 अम्लीय गुण देगा तो ये जल के साथ क्या करेगा, ये तुमको HNO3 + H2O रहेगा, तो ये H+ देगा, और इस H+ को कौन ग्रहण कर लेगा, H2O ग्रहण कर लेगा, तो H3O+ + NO3-, ये तुम्हारा क्या हो गया, अम्लीय गुण। ये तुम्हारा HNO3 का कौन सा गुण हो गया तुम्हारा, ये अम्ल की तरह कार्य करेगा, ये अम्ल, क्योंकि ये H+ H2O को दे सकता है।
तो HNO3 किसका काम करेगा, ये अम्ल की भांति कार्य करेगा। अब है तुमको अम्ल के भांति कार्य करेगा, इसके बाद है तुमको ऑक्सीकारक गुण। HNO3 धातु अधातु को ऑक्सीकृत कर सकता है, ऑक्सीकृत करता है। ये बहुत ही अच्छा अपकारक ऑक्सीकारक होता है। चूंकि HNO3 में ऑक्सीकरण अवस्था +5 है, तो ये +5 से घट के क्या होता है, +4 NO2 बन सकता है। ये तुमको जो है, जहाँ तक अधातु का ऑक्सीकरण कहें तो अधातु का क्या करेंगे, तुमको अधातु का ऑक्सीकरण करना जैसे कार्बन का करते हैं, तो C+HNO3 होगा। तो ये तुमको क्या हो जाएगा, ये तुमको कार्बन का 0 से बढ़ के CO2 4 में हो गया ऑक्सीकृत, और HNO3 का क्या होगा, ये NO2 बन जाएगा और H2O, NO2 प्लस H2O हो गया। अब जैसे तुम्हारा हो गया सल्फर का अगर करते हैं, तो सल्फर का HNO3 के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन सकता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड प्लस NO2 और प्लस H2O, और ज़्यादा ऑक्सीकृत हो गया तो ये तुमको SO3 बन जाएगा, तो H2SO4 भी बन सकता है। ये H2SO4 बन जाएगा, 6 ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाएगा, तो भी बनते हैं। और I2 के साथ अगर प्रतिक्रिया कराएं HNO3 का, तो हाइड्रो आयोडिक अम्ल HiO3 प्लस NO2, ये तुमको बन जाएगा। यह धातु का ऑक्सीकरण हो गया। अब जहाँ तक की रहा तुमको धातु का ऑक्सीकरण, तो धातु को भी ऑक्सीकृत कर देगा। ये धातु को जब ऑक्सीकृत करेगा तो अलग अलग जो है तुमको धातु के लिए ये तुमको अलग अलग सांद्रण में अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। ये तुमको तो देखते हैं धातु का ऑक्सीकरण करते हैं। इसका पहले तो धातु का, जैसे कि धातु में तुमको कुछ धातु होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, तुमको टीन है, ये सब तुमको HNO3 के द्वारा ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें ऑक्साइड के क्या बन जाते हैं, उसमें लेयर बन जाते हैं, उसमें ऑक्साइड के कुछ परत चढ़ जाते हैं, जिसके कारण कि वह तुमको क्या नहीं कर पाता है, ऑक्साइड पे परत उसका बन जाएगा, जिसके कारण कि उसको ऑक्सीकृत हुआ पुनः नहीं। तो प्रोटेक्टिव लेयर किसका बन गया, एक ऑक्साइड के बनने के कारण कुछ धातु जो है तुमको HNO3 के द्वारा ऑक्सीकृत नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्साइड के परत चढ़ी होती है। जैसे एल्युमिनियम के भी बर्तन उसी प्रकार से सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि वह उस पर ऑक्साइड के परत चढ़े होते हैं। जैसे कॉपर Cu का ऑक्सीकरण जैसे लिखते हैं, कॉपर का ऑक्सीकरण धातु में, तो जैसे कि Cu जैसे सांद्र HNO3 रहेगा, HNO3 यहाँ पर सांद्र रहा, तो क्या बन जाएगा, CuNO3 का होल 2 प्लस NO2 गैस बन जाएगा, और ये H2O सांद्र रहा तो +4 ऑक्सीकरण अवस्था में। लेकिन अगर ये सांद्र नहीं रहा, इसकी सांद्रण कम हुई, कुछ तनु हो गया, जैसे कि ज़्यादा तनु हो गया, तनु है ये तुम्हारा, तो तनु है तो ये तुमको इसका और ऑक्सीकरण अवस्था कम भी होता है। जैसे कॉपर नाइट्रेट तो ये अपने जगह पर रहेगा, लेकिन ये तुमको NO2 से ये ऑक्सीकृत होकर के और अंकुरित होकर के ये NO बन सकता है। और इससे ज़्यादा अगर प्रबल तुमको ऑक्सीकारक रहा, और इसे को संतुलन के लिए तुम जो है ऑक्सीकरण अपकरण संख्या विधि पर तुम ऑक्सीकृत कर सकते हो, इसको संतुलन कर सकते हो। और तुमको इसका देखना हो तो क्लास 11वां का तुमको जो है केमिस्ट्री में तुम देखोगे, जो कि 8वां नंबर चैप्टर का देखोगे, केमिस्ट्री का जो तुम्हारा लेक्चर होगा 11 का केमिस्ट्री का, उसमें इसको संतुलन करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इसको संतुलन करने के लिए इसमें सीख सकते हो। दूसरा बता रहे थे जैसे Zn का ऑक्सीकरण, तो Zn का जब ऑक्सीकरण करेंगे, Zn तुमको इससे अच्छा धातु है, मतलब अब ज़्यादा अब बेटर अवकारक होता है। तो जहाँ तक कि इसमें क्या होगा, इसमें प्रतिक्रिया में तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा सांद्र में। सांद्र में तुमको तो ये तुमको ZnNO3 होल 2 तो रहेगा ही, जिंक नाइट्रेट और क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया और वाटर बना देगा, जल बना देगा। दूसरा तुमको है Zn प्लस, यहाँ पर जब HNO3 डालेंगे, Zn प्लस HNO3, ये तुमको तनु होगा, तो ये तो तुमको ZnNO3 का होल 2 बन जाएगा, प्लस N2O बन जाएगा, इसमें ये गौर करने वाली बात है, प्लस H2O बन जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया इसका जस्ट मैंने कि धातु के साथ, धातु का अब ऑक्सीकरण हो गया ये। तो धातु के साथ इस ढंग से तुमको ये प्रतिक्रिया करके ऑक्सीकृत कर सकता है ये। अब रह गया तुमको धातु के बाद, जैसे तुमका रहा ऑक्सीकरण के बाद इसके
धातु का साथ प्रतिक्रिया हो गया, कुछ ऑक्साइड जैसे एल्यूमिनियम वगैरह तो इसको प्रतिक्रिया नहीं करेगा क्योंकि उसमें किसका प्रोटेक्टिव लेयर रहेगा, ऑक्साइड का रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि एक है तुमको इसका उपयोग देख लेते हैं, और उसके बाद देख लेते हैं नाइट्रेट का परीक्षण का तुमको जो है भूरा रिंग भूरा वलय परीक्षण। तो ये तुम्हारा दिया हुआ है नाइट्रोजन का, उसका हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पहले नाइट्रिक अम्ल का उपयोग देखते हैं और उसके बाद देख लेंगे हम लोग नाइट्रेट का वलय परीक्षण। तो नाइट्रिक अम्ल का तुमको जो उपयोग है, तो पहला उपयोग तो इससे जो बहुत से फर्टिलाइजर जो कि नाइट्रोजन के उर्वरक जो होते हैं, अमोनियम नाइट्रेट, इन सबों के उत्पादन में किया जाता है, बहुत से यौगिक बनाए जाते हैं। तो इसको लिख लेते हैं उपयोग। इससे तुमको बहुत से विस्फोटक भी बनाए जाते हैं। नाइट्रोजन उर्वरक के उत्पादन में, और नाइट्रोजन के बहुत से यौगिक बनाने में ये काम आते हैं। ये काफ़ी ही तुमको ज़्यादा उपयोग में आने वाला रसायन है। दूसरा तुमको कह सकते हो विस्फोटक, जैसे ट्राइनाइट्रोटोलुइन, जैसे TNT, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन के उत्पादन में, इसके उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा कह सकते हो स्टेनलेस स्टील के अम्लोपचार में, स्टेनलेस स्टील के अम्ल द्वारा अम्लोपचार करते हैं तुमको बनने के पश्चात, अम्लोपचार में। चौथा रॉकेट ईंधन का ऑक्सीकरण करने के लिए, रॉकेट ईंधन के ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में। तो ये सब तुमको इसके उपयोग हो गए। धातु के निच्छालन में भी करते हैं इसका प्रयोग, धातु के निच्छालन में, ये तुमको ये सब इसके यूज हैं। अब है नाइट्रेट का वलय परीक्षण, नाइट्रेट का वलय परीक्षण, ये सब तुमको इसके उपयोग हो गए। ध्यान रखोगे इसका उपयोग, तुमको नोट डाउन कर सकते हैं, इसको याद करोगे तुमको। अब है नाइट्रिक अम्ल का तुम्हारा, तो ये खत्म हो गया टॉपिक। अब है तुमको नाइट्रेट का वलय परीक्षण, जिसमें कि तुमको इसका प्रतिक्रिया ध्यान दोगे। वलय रंग किसका बनता है, देखो नाइट्रेट का वलय परीक्षण या भूरा वलय परीक्षण, ऐसा भी कहते हैं तुम लोग। तो इसको जो है तुमको धीरे धीरे तुमको H2SO4 वगैरह इसमें प्रवाहित कराया जाता है। तो इसमें होता है नाइट्रेट आयन अगर है, इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड Fe2+ रहेगा, और इसमें दीवार के सहारे H2SO4 देंगे। दीवार के सहारे किसको देंगे हम लोग, H2SO4। तो ये H+ आएगा, तो इसमें जो प्रतिक्रिया होगी FeSO4 और में के विलयन में, जहाँ पे नाइट्रेट रहेगा और FeSO4 उसमें डालेंगे और दीवार के सहारे H2SO4 डालेंगे। तो ये तुमको बन जाता है, तुमको इसमें जो है तुमको नाइट्रेट जो है कन्वर्ट हो जाएगा, NO में कन्वर्ट हो जाएगा और Fe3+ बन जाता है, और प्लस वाटर बन जाएगा। ये ऑक्सीकृत हो गया Fe2+ Fe3+, और नाइट्रेट जो है अवकृत हो गया NO में। और ये जो तुम्हारा है FeH2O6 2+, जो Fe2+ है तुम्हारा, FeH2O6, ये 2+ जो इस रूप में उपस्थित होगा प्लस NO से ये बन जाता है FeH2O5 और ये NO2+, ये तुमको भूरा वलय, ये भूरा वलय बन जाए तो इससे नाइट्रेट की उपस्थिति की कन्फर्मेशन होती है। ये पता चल जाता है कि उसमें नाइट्रेट आयन उपस्थित है। इसके भूरा वलय का निर्माण होने से नाइट्रेट की उपस्थिति की पता चलती है। ये तुम्हारा हो गया नाइट्रिक अम्ल के बारे में इसकी जानकारी हो गई, नाइट्रोजन के लवण। और तुमको नाइट्रोजन के कंपाउंड इसी के साथ क्या हो जाता है तुम्हारा, समाप्त हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के ही लेक्चर में तुमको फास्फोरस के बारे में। तो फास्फोरस जो है तुमको नाइट्रोजन के अलावा, जैसा कि हमने कहा था कि वर्ग 15 के अन्य तत्व, सभी तत्व
फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सभी क्या करते हैं तुमको अपरूप में पाए, एक से अधिक रूप में पाए जाते हैं, जिसके गुण को कहते हैं हम लोग अपरूपता। तो फास्फोरस भी जो तुमको, फास्फोरस के 3 प्रकार के अपरूप पाए जाते हैं, जिसका नाम है तुमको श्वेत फास्फोरस या पीला फास्फोरस भी इसको कहते हैं, तुमको लाल फास्फोरस, और तीसरा होता है काला फास्फोरस। ये 3 तुमको फास्फोरस के अपरूप हैं। फास्फोरस, फास्फोरस के 3 मुख्य अपरूप हैं, 3 मुख्य अपरूप हैं, इलेक्ट्रॉप्स अपरूप हैं। पहला है तुमको श्वेत फास्फोरस, दूसरा है तुमको लाल फास्फोरस, तीसरा है काला फास्फोरस। पहला हो गया तुमको श्वेत फास्फोरस, वाइट फास्फोरस मतलब वाइट फास्फोरस। दूसरा हो गया तुमको लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस। तीसरा है तुमको काला फास्फोरस, ये तुमको हो जाएगा काला फास्फोरस। ये तुमको इसमें भी 2 टाइप के अल्फा और बीटा 2 फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये तुमको अब हम लोग देखते हैं कि काला श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस में क्या क्या अंतर। हम श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस के बारे में एक साथ अंतर देख लेते हैं, काला फास्फोरस को उसके बाद देख लेंगे। तो हम लोग फास्फोरस के 2 अपरूप जो मुख्य अपरूप हैं, जो कि तुम्हारा क्या क्या हो गया, श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस, इसके बारे में हम लोग एक टेबल के द्वारा ही इसको बनाते हैं। टेबल के द्वारा ही दोनों में अंतर और समानता दोनों इसी में दिखा देंगे क्या क्या उसमें है। तो एक टेबल इसमें बना लेते हैं, उसी में तुमको उसके गुण को लिख देंगे। तो एक तरफ लिख लेते हैं श्वेत फास्फोरस और एक तरफ लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस से जहाँ तक है तो ये तो सब परिचित ही होगा। श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस तुमको जो दिया सलाई में यूज होता है वो कैसा फास्फोरस है, वो तुमको लाल फास्फोरस है। तो ये तुम्हारा हो गया, एक तरफ लिख लीजिए श्वेत फास्फोरस, ये हो गया श्वेत फास्फोरस, और ये हो गया तुमको लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस। चलिए, श्वेत फास्फोरस, ये लाल फास्फोरस। जैसे पहला है तुमको श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस। नंबर पहला, यह तुमको क्या होगा, श्वेत फास्फोरस जो होता है तुमको, इसको जब गर्म करते हैं हमको, श्वेत फास्फोरस ज़्यादा क्रियाशील होता है। यह तुमको पारभासी मोम युक्त मोमीय ठोस, मोमीय ठोस, पारभासी ट्रांसल्यूसेंट। दूसरा ये क्या होगा तुमको, अपारदर्शक, अपारदर्शक ठोस, ये अपारदर्शक ठोस होता है। दूसरा इसका रंग जाहिर है तुमको, ये लाल रंग का होगा, ये श्वेत रंग का, ये तो नाम से ही पता है इसका। यह विषैला होता है, यह विषैला होता है, यह विषैला होता है। वही श्वेत फास्फोरस के बारे में, इसलिए श्वेत फास्फोरस का उपयोग जनरली कम होता है। इसका कारण है कि ये विषैला है तो कॉमन यूज में नहीं आएगा। यह अविषैला है, यह अविषैला है, जो हम लोग दिया सलाई में उपयोग करते हैं, तुमको ये अविषैला है। नंबर तीसरा तुमको है कि यह जो तुमको है श्वेत फास्फोरस, यह ज़्यादा तुमको इसमें बंधन कोण 60 डिग्री कम होने के कारण यह इसमें तनाव होता है, इसलिए यह क्रियाशील है। बंधन कोण 60 डिग्री होने के कारण, बंधन कोण 60 डिग्री होने के कारण यह काफ़ी क्रियाशील है। ये तनाव में रहता है इसलिए क्रियाशील है। यह तीसरा, यह
श्वेत फास्फोरस से कम क्रियाशील है। यह श्वेत फास्फोरस से कम क्रियाशील है, श्वेत फास्फोरस से कम क्रियाशील है। यह तुमको तीसरा हो गया। चौथा नंबर आते हैं, यह ज़्यादा क्रियाशील है, यह चौथा नंबर, यह कार्बन डाइसल्फाइड CH2, यह कार्बन डाइसल्फाइड, यह कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड CH2 में, CH2 में घुलनशील है, घुलनशील है। यह कार्बन डाइसल्फाइड CH2 में घुलनशील है। यह चौथा, यह CH2 में अघुलनशील है, यह CH2 में अघुलनशील है। यह CH2 में यह घुलनशील है और यह कार्बन डाइसल्फाइड में अघुलनशील है। जहाँ तक एक समानता की बात हुई, मैं लिख देता हूँ पांचवा में, यह जल में घुलनशील है, अघुलनशील है, यह भी जल में अघुलनशील, दोनों जल में अघुलनशील है। यह जल में अघुलनशील है और यह भी तुमको जल में क्या है, अघुलनशील है। यह जल में अघुलनशील है, यह जल में अघुलनशील है। तो इसका भी मतलब जल में नहीं घुलती है। तो तुम्हारा ये हो गया पांचवा नंबर तुम देख लोगे अपना। छठा नंबर जहाँ तक है, तो यह तुमको कम क्रियाशील है। जैसे कि तुमको P4+ अगर NaOH देंगे तो इससे बन जाता है तुमको फॉस्फिन गैस बनेगा। P4+ श्वेत फास्फोरस मतलब हो गया प्लस NaOH, इससे बन जाता है NaH2PO2, NaH2PO2 प्लस PH3 बन जाता है ये। और अगर इसका जहाँ तक प्रतिक्रिया लिखेंगे, ये अगर तुमको P तुम्हारा है P4+ NaOH, अगर इसमें लाल फास्फोरस में करेंगे तो ये बन जाएगा Na4 P2O6 प्लस PH3, ऐसा बन जाएगा तुमको ये। यह तुमको यह मतलब कहते हैं अंधेरे में दीप्ति प्रदान करता है। यह अंधेरे में दीप्त होता है, न जलता है, क्योंकि P4+ O2 से बन जाता है P4O10 बन जाता है, P4+ O2 से P4O10। यह अंधेरे में अदीप्त होता है, यह अंधेरे में नहीं दिखेगा, यह अंधेरा में नहीं चमकता है, नहीं दीप्त है, अदीप्त है, नहीं चमकेगा। तो ये तुमको O2 से मतलब कहते हैं, ये तुमको ज़्यादा क्रियाशील है तो यह O2 से प्रतिक्रिया करके P4O10 का वाइट फ्यूम्स टाइप का बनाएगा, धुआं टाइप का ये बनाता है। तो ये सब तुम्हारा क्या होगा, इसका प्रतिक्रिया हो गया। तो इसमें दोनों में अंतर हो गया। और इसको जब गर्म करते हैं हम लोग, श्वेत फास्फोरस को अगर हम लोग गर्म कर देंगे, श्वेत फास्फोरस को 573 केल्विन तक अगर गर्म करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो तुमको मतलब कन्वर्ट हो जाएगा लाल फास्फोरस में। और लाल फास्फोरस को 803 केल्विन तक, जैसे मैं लिख देता हूँ अब काला फास्फोरस में इसको प्रतिक्रिया लिखते हैं। तो ये क्या क्या हो गया इसमें मुख्य, कार्बन डाइसल्फाइड में श्वेत फास्फोरस घुलनशील है, ये अघुलनशील था, जल में दोनों अघुलनशील है। ये ज़्यादा क्रियाशील होता है श्वेत फास्फोरस, क्योंकि इसमें बंधन कोण 60 डिग्री कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है। और दोनों का जहाँ तक श्वेत फास्फोरस की आकृति होती है तुम्हारा, ये तुमको चतुष्फलकीय होता है। जैसे चतुष्फलकीय आकृति रहेगा, जैसे ये 4 को इधर रहेगा, एक और इधर H, 3 को इस ढंग से सब एक दूसरे से जुटा हुआ रहता है, ये चतुष्फलक की आकृति में रहेगा। लेकिन जो है तुमको लाल फास्फोरस बहुत सा आगे भी जुटते जाता है ये।
और ये बंधन कोण इसमें 60 डिग्री था श्वेत फास्फोरस का। तो ये तुम्हारा श्वेत फास्फोरस में क्या होगा, तुमको श्वेत फास्फोरस तुमको ज़्यादा क्रियाशील होता है लाल फास्फोरस की तुलना में, और तुमको ये पारभासी होता है और वो पारदर्शक होता है, उसका रंग भूरा होता है, लाल टाइप का जो देखते होगे तुम, दियासलाई जिस रंग का है, और वो श्वेत रंग का होता है जो, और तुमको ये अम्ल के साथ ये तुमको फॉस्फीन गैस बनाएगा P4, और वो गर्म करने पर प्रतिक्रिया कर सकता है। इस प्रकार से क्या होगा तुम्हारा ये फॉस्फो, और तीसरा जो तुमको है ये जो तुम्हारा इसमें जो है तुमको काला फास्फोरस का देखते हैं। काला फास्फोरस कैसे हम लोग बनाते हैं, तो काला फास्फोरस का भी दो रूप है। काला फास्फोरस, तो ये तुमको लाल फास्फोरस को गर्म करना है 803 केल्विन पर, 803 केल्विन पर बंद नली में, तो ये बन जाता है अल्फा काला फास्फोरस, अल्फा काला फास्फोरस में बदल जाएगा। यह O2 से प्रतिक्रिया नहीं करता है, यह O2 से प्रतिक्रिया नहीं करता है, और ये तुमको एक नताक्ष या त्रिनताक्ष होता है, एक नताक्ष या त्रिनताक्ष, त्रिसम नताक्ष या त्रिसम नताक्ष होता है तुमको, एक नताक्ष या मोनोक्लिनिक या ट्राइक्लिनिक, ये तुमको इस रूप में पाया जाता है। अब है तुमको, इसके बाद है तुमको अगला है तुमको, अब ये तुमको लाल अल्फा काला फास्फोरस। अब है तुमको अगर हम लोग श्वेत फास्फोरस को 473 केल्विन में, ये भी बंद नली में करेंगे, तो ये बन जाता है बीटा काला फास्फोरस बनता है, बीटा काला फास्फोरस। 600 केल्विन के 600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वायु से प्रतिक्रिया करता है, अगर श्वेत फास्फोरस को ही अगर तुमको 573 केल्विन पे गर्म करते हैं तो ये लाल फास्फोरस में भी बदल जाता है। ध्यान रहे, श्वेत फास्फोरस तुमको अगर 573 केल्विन तक पे गर्म करेंगे बंद नली में कुछ दिन तक, बंद नली कुछ दिनों तक बंद करें, तो ये लाल फास्फोरस में बदल जाता है, लाल फास्फोरस में ये परिवर्तित हो जाता है। तो ये है तुमको कुछ फास्फोरस के अपरूप थे जिसको हमने इस लेक्चर में देखा। फास्फोरस के 3 अपरूप हो गए, लाल, काला और श्वेत। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग फास्फोरस के तुमको फॉस्फीन और तुमको फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल, इन सबों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कुछ उदाहरण होंगे, उसको भी हम लोग एनसीईआरटी के उसमें भी देखेंगे। तो इसी तरह इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक के बारे में कोई भी लेक्चर देखना हो, वीडियो लेक्चर, राइस्टूल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ किसी के भी तुम हिंदी, इंग्लिश दोनों मीडियम में नोट्स हो या वीडियो लेक्चर हो, ये सब तुम देख सकते हो। और राइस्टूल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर अपनी पढ़ाई को आगे इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन सब की तैयारी भी कर सकते हो। तो इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।